नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था रीति काव्य और आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, जिसमें रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य जिसमें लक्षण परंपरा रही और इसके प्रवर्तक आचार्य हैं केशव और पद्माकर। फिर है रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य में इसके प्रवर्तक रहे बिहारी। और रीतिमुक्त काव्यधारा इसके प्रमुख कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। एक अन्य काव्यधारा रही जिसे हम रीति इतर काव्य धारा भी कह सकते हैं। इसमें भक्ति, नीति, वीर और प्रकृति काव्य मिलते हैं। तो इन काव्यधारा का हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं। सबसे पहले है रीतिबद्ध। यह काव्यधारा उन कवियों की है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की। इन कवियों ने राजाओं को शास्त्रीय ज्ञान देते हुए काव्य रचना की थी। तो इन कवियों में एक वर्ग ऐसे कवियों का है जिनका मुख्य उद्देश्य अपने काव्य शास्त्रीय ज्ञान का परिचय देना था और कवित्व के प्रति इनकी कोई रुचि दिखाई नहीं देती थी। इन ग्रंथों में रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण कभी स्वयं की भाषा में और कभी दूसरे द्वारा रचित उदाहरणों की सहायता से दिए जाते थे। तो एक वर्ग उन रचयिताओं का है जिनका लक्षणों और उदाहरणों पर समान रूप से अधिकार है। इन्होंने लक्षणों की व्याख्या स्वयं की और उसको समझाने हेतु उदाहरण भी स्वयं ही उन्होंने रचे। तो इस परिपाटी में लक्षणों में निहित जो सिद्धांत है उनका उदाहरण हम इस प्रकार देखते हैं। लक्षण जहां एक ही बात को उपमेयों उपमान तहा तन्मय कहत हैं। कवि मतीराम सुजान। तो ये जो रचना है मतीराम की ललित ललाम, उसमें ये लक्षण चित्रित है।
इन कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र जो है या संस्कृत साहित्य है उनके अनुकरण करके रीति ग्रंथों में अपने लक्षण इन्होंने प्रस्तुत किए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। तो उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों, जिसमें विशेष रूप से श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए। तो कुछ आचार्यों ने जैसे कुलपति, सुरती मिश्र, श्रीपति, देवदास आदि ने काव्य के सभी अंगों, काव्य के अंग कौन कौन से? काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, काव्य की आत्मा, शब्द शक्ति, गुण दोष, रीति अलंकार, ध्वनि छंद, आदि जो काव्य शास्त्र है उनका अपने ग्रंथों में इन्होंने विवेचन किया। तो ऐसे आचार्यों को क्या कहा जाता था? सर्वांग निरूपक आचार्य, क्योंकि इन्होंने काव्य शास्त्र के सभी अंगों का निरूपण किया, इसलिए इनका नाम रखा गया सर्वांग निरूपक आचार्य। कुछ आचार्यों ने काव्य के विशिष्ट अंगों पर अपना काव्य लिखा। इन्हें विशिष्टांग रूपक आचार्य कहा जाता है। विशिष्टांग रूपक आचार्य, इनमें प्रमुख हैं मतीराम, भूषण, तोष, बेन्नी प्रवीण, पद्माकर आदि। तो इस प्रकार काव्य प्रकाश, श्रृंगार तिलक और चंद्रलोक, ये जो संस्कृत ग्रंथों पर आधारित रीति निरूपण की लक्षण उदाहरण शैली हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिबद्ध काव्यधारा के नाम से प्रचलित है। तो इनके प्रमुख आचार्य हैं केशव, रीतिकाल के कवियों में केशव का नाम विशेष महत्व रखता है। इन्हें रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है और केशव की काव्य कृतियों की संख्या 9 स्वीकार की गई है। जिसमें है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका,
कवि प्रिया, छंदमाला, रसिक प्रिया, इन कृतियों में केशव ने शास्त्र और समाज के विभिन्न पक्षों पर अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की। तो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से केशव की जो रसिक प्रिया और नक्षिक और कवि प्रिया ये प्रसिद्ध है, और आध्यात्म दर्शन और राजनीति की अभिव्यक्ति रामचंद्रिका और विज्ञान गीता में व्यक्त हुई है। रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है और रतन बावनी और वीर सिंह देव रचित ये दोनों राज प्रशस्ति काव्य हैं। तो छंदमाला एक छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक छंद का उल्लेख मिलता है। 16 प्रकाशों में विभक्त रसिक प्रिया जो ग्रंथ है इनका वह नायक नायिका भेद का विवेचन है। कवि प्रिया केशव की काव्य शास्त्रीय रचना है। इस पुस्तक में काव्यगत धारणाओं और जो लक्षण है उनका परिचय मिलता है। इनसे पूर्व भी कृपाराम, नंददास आदि कवि लक्षण ग्रंथों की रचना कर चुके थे, लेकिन सम्यक काव्य विवेचन का जो प्रथम प्रयास है वो केशव ने ही किया है। तो केशव मुख्य रूप से अलंकारवादी आचार्य हैं। अलंकारवादी आचार्य, इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार करते हुए काव्य की शोभा वृद्धि करने वाला कहा है। जैसे यद्यपि, सुजाति, सुलक्षणी, सुबरन, सुरस, सुवर्त, भूषण बिनु न विराजी, कविता वनिता मीत। तो ये रसिक प्रिया जो इनकी रचना है उनकी ये पंक्तियां हैं। तो अलंकार युक्त कविता को उत्तम कविता मानने के कारण ही केशव वस्तु के चमत्कारपूर्ण वर्णन पर विश्वास करते थे और काव्य में अलंकारों को विशेष महत्व देते थे। तो उनका उद्देश्य वस्तु के विलक्षण रूप को प्रदर्शित करता था। इसी कारण कभी कभी उनकी कविता दुरूह हो उठती थी। तो रामचंद्रिका राम काव्य है। अपनी चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति और पांडित्य के कारण इस रचना पर दुरूहता के आरोप लगे रहते थे। कवि की क्लिष्ट कल्पना और अलंकारों के प्रति मोह आदि ने काव्यगत सहजता, सरलता और कोमलता को विनिष्ट कर दिया था। केशव के संबंध में ये उक्ति भी प्रचलित है कि कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। तो केशव के काव्य में स्थान स्थान पर जिस क्लिष्टता और नीरसता के दर्शन होते हैं उसने केशव को हृदयहीन कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने केशव की कविता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उसने वह सहृदयता, वह भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो किसी भी रचना को रमणीय बनाने के लिए कल्पना के जिस सरस रूप की अपेक्षा की जाती है उसका अभाव ही उन्हें हृदयहीन घोषित करता है। तो यह स्थिति प्रत्येक स्थल पर नहीं है। राज दरबारी परिवेश आदि के वर्णन में उनकी वृत्ति जो है खूब मनोहर है। केशव ने कवि प्रिया में कवि शिक्षा की बातें लिखी। इनके अंतर्गत 3 प्रकार की रीतियों का उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें 16 प्रभाव हैं, जिसमें कवि ने काव्य रचना के लिए उपयोगी बातें जैसे कवि भेद, काव्य दोष, वर्णन के प्रकार, सामान्य अलंकार, विशिष्ट अलंकार आदि का उन्होंने वर्णन किया है। तो केशव को आचार्यत्व प्रदान करने वाला अप्रतिम रीति ग्रंथ है रसिक प्रिया।
रसिक प्रिया में नवरसों की व्याख्या है और प्रमुख रूप से श्रृंगार रस का वर्णन है। फिर है चिंतामणि। तो चिंतामणि का जन्म 1608 में कानपुर में हुआ था और इनके जो 5 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, पहला है काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, पिंगल और रामायण। लेकिन इनमें उपलब्ध 2 ही ग्रंथ मिले हैं, एक पिंगल और दूसरा है कविकुल कल्पतरु। तो कुछ लोग चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम आचार्य कवि मानते हैं। तो चिंतामणि के काव्यों में यद्यपि श्रृंगार रस का अच्छा चित्रण मिलता है, लेकिन उनमें न देव की तरह आवेग, चित्रमयता और कल्पना की ऊंची उड़ान है, ना ही बिहारी जैसी नक्काशी। तो इनकी काव्य भाषा क्या है? ब्रज, जिसमें मतीराम जैसा लालित्य और अनुप्रास योजना है। फिर है कवि देव। तो देव का काव्य का मुख्य विषय है श्रृंगार और सौंदर्य चित्रण। तो देव के आवेश, चित्रमयता और कल्पना की ऊंची उड़ान देखने को मिलती है और ये रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। फिर है मतीराम। मतीराम के काव्य में गृहस्थ जीवन के अत्यंत सुंदर और मनोरम चित्र मिलते हैं। रीतिकाल के कवियों में ऐसे विशुद्ध, सहज और सजीव चित्रण उतारने की कला बहुत कम कवियों में मिलती है और यह अनेक राजाओं के आश्रय में रहे और ये चिंतामणि और कवि भूषण के भाई थे और इनके ग्रंथों में प्रमुख है ललित ललाम, और रसराज। ये प्रसिद्ध रहे उनके काव्य ग्रंथ। रीतिकाल में इन दोनों ग्रंथों का काव्य लालित्य के कारण विशेष सुंदर स्थान रहा था। लालित्य का अर्थ क्या होता है? सुंदरता। ललित यानी सुंदर और उसमें ललित से बना है लालित्य यानी सुंदरता। तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से उनका यह ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ रहा। तो ये तो थी रीतिबद्ध काव्यधारा और उनके कवियों का संक्षिप्त परिचय। तो इनमें कौन कौन से कवि प्रमुख हैं? केशव, चिंतामणि, देव और मतीराम। इनको रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में इन सभी कवियों का आचार्यत्व और काव्य शास्त्रीय निरूपण बड़ी कुशलता से हुआ है और इस प्रकार हमने आज की क्लास में जो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनमें रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य और रीति इतर काव्य, इनके बारे में पढ़ा। और रीतिबद्ध काव्य का हमने विस्तार पूर्वक वर्णन देखा यहाँ। तो रीतिबद्ध कवि वे आचार्य कवि हैं जिन्होंने अपने आश्रयदाता कवियों और काव्य रसिकों के लिए काव्य अंगों का निरूपण करने के लिए कविता रची और काव्य अंगों के पद्यात्मक लक्षण लिखने के साथ साथ इन्होंने उनके लिए सरस और चमत्कारपूर्ण उदाहरण भी जुटाए। इनमें से कुछ ने लक्षण ग्रंथों के साथ साथ लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे और कुछ ने केवल लक्षण ग्रंथ ही लिखे।
तो पहली कोटि में तो केशव देव, मतीराम, चिंतामणि और पद्माकर आते हैं, और दूसरी कोटि जो है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे उनमें प्रमुख रूप से नाम आता है श्रीपति का। तो कवियों में कवि और आचार्य बनने का इतना मोह बढ़ा कि इस युग में लक्षण ग्रंथों की भरमार हो गई। यहां तक कि वीर रस के ओजस्वी कवि भूषण भी लक्षण ग्रंथ की रचना के मोह से नहीं बच पाए। तो आज की क्लास में